गुड आफ्टरनून बच्चों, कैसे हैं आप लोग? गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून। चलिए जल्दी से आ जाइए सभी लोग, फिर स्टार्ट करते हैं। वेरी गुड आफ्टरनून विवेक, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून शुभम, वेरी गुड आफ्टरनून। ठीक है, जल्दी से एक बार मुझे बताइएगा, पिछली क्लास तक हमने जितना भी कवर किया है इसमें अगर कोई डाउट है तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। बाकी आज अभी तक हमने जितना पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। और हीट ट्रीटमेंट जो आज ही स्टार्ट करने वाले थे उसे कल कर लेते हैं। आज पहले कुछ अच्छे क्वेश्चन उठा लेते हैं और उनका डिस्कशन करते हैं। इससे थोड़ा आपको भी आइडिया लगेगा कि कितने आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हैं और कितना आपका डाउट है। ठीक है, तो जल्दी से आ जाओ सभी लोग, फिर स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल, पिछली क्लास में हमने जो कवर किया था ट्रिपल टी कर्व की हम बात कर रहे थे, ठीक है। ये सारे पॉइंट कल हम डिस्कस कर चुके हैं। इसमें अगर कोई कंफ्यूजन है तो मुझे आप बता सकते हो। क्लियर है सर, वेरी गुड। ठीक है, क्लियर है, चलिए बहुत अच्छे है। ठीक है, कोई नहीं, मैं चेक कर लेता हूँ। वेरी गुड आफ्टरनून विशाल। राहुल क्लियर है सर, बहुत अच्छे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की कहानी, ठीक है। और क्वेश्चन की प्रैक्टिस आज बेसिकली हम करने वाले हैं। और ये क्वेश्चन आपके जो हैं ये अलग अलग एग्जाम्स में पूछे गए हैं। आज जो क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे ये बड़े ही अच्छे क्वेश्चन हैं, ठीक। और मुझे लगता है कि आपका जो आने वाले एग्जाम होंगे, ऐसे एग्जाम जो आपके भी आएंगे, वहां पर ये क्वेश्चन आपको सीधे देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन सिर्फ क्वेश्चन ही नहीं है, ऐसा समझो कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बिल्कुल सही क्वेश्चन है। और नए क्वेश्चन आपको जो देखने को मिलेंगे, होता क्या है, अगर आप प्रीवियस ईयर की बात करोगे तो वहां से एग्जामिनर 30 to 40% उठाता है और कुछ क्वेश्चन नहीं रखने की कोशिश करता है। तो आज जो क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे ये आपके किसी भी आने वाले एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि एसएससी जेईई में इनमें से ज्यादातर क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछे गए हैं। चलिए, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है। आपको करना क्या है, क्वेश्चन देखना है और क्वेश्चन का आंसर करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। एज पर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज विच वन ऑफ द फॉलोइंग माइक्रो कॉन्स्टिट्यूएंट इज सॉफ्ट एंड डक्टाइल। आपको बताना है कि कौन सा सॉफ्ट एंड डक्टाइल होता है। तो इसमें पूछता है कि बेनाइट होगा, मार्टनसाइट होगा, स्फेरोडाइट होगा या टेम्पर्ड मार्टनसाइट होगा। कौन सा माइक्रो कॉन्स्टिट्यूएंट या स्ट्रक्चर सॉफ्ट एंड डक्टाइल होता है, सबसे ज्यादा सॉफ्ट एंड डक्टाइल जो होता है, ये आपको बताना है। ए बी सी डी, 4 ऑप्शन आपके पास हैं। देखिए बच्चे, अगर क्वेश्चन आपको आता है तब भी आपको आंसर करना है। अगर क्वेश्चन आपको नहीं आता है
तब भी आपको आंसर करना है। रीजन क्या है, थोड़ा सा मुझे भी आइडिया लगेगा। एक सेकंड विशाल, रुकिएगा। बोलो भाई विशाल, क्या आपका क्वेश्चन है? आप बिल्कुल पूछ सकते हैं, सारे क्वेश्चन है, बिल्कुल बताइएगा। तो क्वेश्चन अगर आपको आता है तब भी आंसर करना है, अगर नहीं आता है तब भी आंसर करना है। एटलीस्ट मुझे पता तो चलेगा कि आप सही आंसर करते हो, गलत करते हो, या गलती आप कितनी करते हो, आप पढ़ ही नहीं रहे हो, ठीक है, या चीजें आपके दिमाग में चल ही नहीं रही हैं। तो ये आइडिया, ये उसके अकॉर्डिंग लेवल थोड़ा और नीचे करना है, ऊपर करना है। वैसे तो बिल्कुल आपके एग्जाम के लिए सही लेवल, ठीक है, सारी चीजें बिल्कुल जीरो से चल रही है। ठीक है, तो बच्चे मैंने कुछ माइक्रो कॉन्स्टिट्यूएंट आपको बताए थे, और इसमें मैंने आपको स्फेरोडाइट भी बताया था, और मैंने आपको बताया था कि सबसे ज्यादा सॉफ्ट एंड डक्टाइल की अगर हम बात करते हैं तो ये आपका स्फेरोडाइट होता है, यानी कि इस क्वेश्चन के लिए आपका सी पार्ट बिल्कुल सही होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 के लिए क्या है, सी पार्ट, सीधा मैं आपको पहले बता चुका हूं। तो इसका राइट आंसर जो होगा ये स्फेरोडाइट होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, when austenite decomposes upon cooling, विशाल अगर देखिए, हीट ट्रीटमेंट मैं आपको कराऊंगा, क्वेश्चन का आपका आंसर मैं यहीं पर दे दूंगा। जब मैं हीट ट्रीटमेंट आपको कराऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा भी ये चीज। बाकी आप याद रखिएगा कि जैसे जैसे कार्बन की परसेंटेज हम इंक्रीज करते हैं तो हार्डनेस क्या करती है, इंक्रीज करती है। जैसे जैसे कार्बन की परसेंटेज आप इंक्रीज करोगे तो हार्डनेस क्या करती है, इंक्रीज करती है। ठीक है, बाकी किस तरह से करती है उसका डिस्कशन हम आगे करने वाले हैं। ठीक है, तो परसेंटेज ऑफ कार्बन इन स्टील इंक्रीजेज एन इफेक्ट ऑन हार्डनेस। आप देख भी सकते हो, हमने जो आयरन कार्बन डायग्राम यहां से स्टार्ट किया, ठीक है, 0% से लेकर हम मैक्सिमम 6.67 तक गए, और मैंने आपको बताया कि फेराइट होता है, परलाइट होता है, फिर सीमेंटाइट होता है। सीमेंटाइट की हार्डनेस सबसे ज्यादा होती है, और फेराइट की अगर हम बात करते हैं इसकी हार्डनेस कम होती है। ठीक है, तो हार्डनेस को इंक्रीज करने के तरीके हैं हमारे पास। एक तो हम क्या कर सकते हैं, कार्बन की परसेंटेज इंक्रीज करके हार्डनेस इंक्रीज कर सकते हैं। दूसरा, कूलिंग रेट का वेरिएशन करके भी हार्डनेस को इंक्रीज किया जा सकता है। तो आपका जो क्वेश्चन है, परसेंटेज ऑफ कार्बन इन स्टील इंक्रीजेस एन इफेक्ट ऑन हार्डनेस, क्या होगा, इंक्रीज करेगी। क्लियर है, बाकी ये सारा डिस्कशन आपका आगे होने वाला है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। व्हेन ऑस्टेनाइट डिकम्पोजेस अपॉन कूलिंग इनटू 2 फेजेस, डक्टिलिटी डिक्रीज करेगी। डक्टिलिटी क्या करेगी, डक्टिलिटी डिक्रीज कर जाएगी, ब्रिटलनेस इंक्रीज कर देगी। डक्टिलिटी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। चलिए ये क्वेश्चन देखो जल्दी से। बाकी आपको एलोइंग एलिमेंट मैं भी बताने वाला हूँ। ठीक है, आगे चलकर हम पूरा जो मेटल नॉन मेटल हम पढ़ेंगे, एलोइस, ठीक है, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। तो वहां पर और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, हम उनके बारे में जानेंगे कि कौन सा एलिमेंट मिलाने पर क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, स्टील के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स हम मिला सकते हैं, जैसे कार्बन एक आपने एग्जांपल लिया, कार्बन के अलावा आप क्रोमियम मिला सकते हैं, सिलिकॉन मिला सकते हैं, मैग्नीज मिला सकते हैं, मोलिब्डेनम मिला सकते हैं, वेनेडियम मिला सकते हैं, और भी बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं जो मिलाए जा सकते हैं। ठीक है, क्या इफेक्ट पड़ेगा, किस तरह से पड़ेगा, सारा डिस्कशन हम करेंगे आगे चलकर। कोई नहीं, अगर क्वेश्चन है और आंसर होंगे तो कोई बात नहीं। ठीक है, उसका डिस्कशन बिल्कुल सही तरीके से हम करेंगे। बाकी मैं जो कोशिश रखता हूं, हमेशा ये रखता हूं कि हम कॉन्सेप्ट के थ्रू चलें। ठीक है, ताकि आप खुद ही समझ जाओगे कि क्या चीज गलत है और क्या सही है। चलिए यहां पर फोकस करो।
क्वेश्चन पर फोकस करो, ठीक है, वेरी गुड। कोई नहीं विशाल, वो सारी चीजें देख लेंगे, डिस्कस कर लेंगे। ऑप्शन ए कहता है यूटेक्टिक, यूटेक्टोइड, पेरिटेक्टिक या पेरिटेक्टोइड। ऑस्टेनाइट के डिकम्पोज होने की बात हो रही है, किसमें जा रहा है, फेराइट एंड सीमेंटाइट में। वेरी गुड, बहुत अच्छे, ठीक है। तो ऑस्टेनाइट जो डिकम्पोज होता है ये आपका यूटेक्टोइड पॉइंट पर होता है, ये चीज हम अच्छे से जान चुके हैं। ऑस्टेनाइट जो डिकम्पोज होता है ये आपका यूटेक्टोइड पॉइंट पर होता है, ठीक है। और ऑस्टेनाइट डिकम्पोज होकर किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये आपका फेराइट प्लस सीमेंटाइट में चला जाता है, ये आपका फेराइट प्लस सीमेंटाइट में चला जाता है। तो इस क्वेश्चन का आपका जो राइट आंसर होगा बी पार्ट बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3। A given steel test specimen is studied under metallurgical microscope. Magnification used is 100x. In that different phases are observed. One of them is Fe3C. The observed phase Fe3C is also known as। ठीक है, तो यहां पर कहता है कि एक टेस्ट स्पेसिमेन लिया गया और उसे माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व किया गया। क्या किया गया, टेस्ट स्पेसिमेन को लेकर माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व किया गया और मैग्निफिकेशन फैक्टर रखा गया। तो आपको बताना है कि जो Fe3C होगा यहां पर, इस Fe3C को क्या कहा जाता है, इसे फेराइट कहते हैं, सीमेंटाइट कहते हैं, ऑस्टेनाइट कहते हैं, या इसको मार्टनसाइट कहा जाता है। ठीक है, वेरी गुड। चलिए, तो ये आप अच्छे से अब जान गए हैं कि Fe3C जो होता है ये आपका सीमेंटाइट होता है, और Fe3C क्या है, एक कंपाउंड है। Fe3C क्या है, सीमेंटाइट, और ये आपका एक कंपाउंड होता है, ठीक है। तो राइट आंसर आपका होगा बी। बहुत अच्छे, वेरी गुड। ठीक है पंकज, बहुत अच्छे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये होगा आपका क्वेश्चन नंबर 4। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है और मैं सोचता हूं कि सभी लोगों का इस क्वेश्चन का सही आंसर आना चाहिए, ठीक है। अगर आप पेयरलाइट की बात करते हो तो पेयरलाइट कंसिस्ट ऑफ, पेयरलाइट कंसिस्ट ऑफ, ऑप्शन ए कहता है 6.67% कार्बन, 93.33% फेराइट, 13% Fe एंड 87% सीमेंटाइट, 13% कार्बन, 87% फेराइट, 13% सीमेंटाइट एंड 87% फेराइट। काफी अच्छा क्वेश्चन है, आसान है, लेकिन अगेन आंसर तभी कर पाओगे जब चीजों को ध्यान से देखोगे।
ठीक है, वेरी गुड। चलिए थोड़ी सी स्पीड तेज करो भाई अपनी, काफी टाइम हो गया है, इतना टाइम नहीं लेना है। देखिए पेपर में आपके पास जो टाइम होगा एक क्वेश्चन सोल्व करने के लिए, ये लगभग 50 सेकंड ही मानकर चलो। 50 सेकंड में आपको आंसर करना है। और ये ऐसी प्रैक्टिस है, जब आप अभी से करना स्टार्ट करोगे तभी आप अपनी एक्यूरेसी मेंटेन करते हुए पूरा पेपर सोल्व कर पाओगे। अगर 50 सेकंड से ज्यादा किसी क्वेश्चन में आप टाइम लेते हैं सोल्व करने के लिए तो वो गलत है। टाइम मैनेजमेंट, ठीक है। आपको सारी चीजें आती होंगी, लेकिन जैसे कि आपको पता होगा कि 200 क्वेश्चन होते हैं, पेपर पैटर्न सभी लोग जानते होंगे, 200 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। आप एसएससी जेईई का लें या नॉर्मली किसी भी एग्जाम का उठा लें तो 200 क्वेश्चन ही होते हैं और 120 मिनट आपके पास होती है। कोई भी पेपर आप उठाओगे XYZ तो सभी का लगभग यही पैटर्न रहता है। तो आपको अपनी स्पीड थोड़ी बनाकर रखनी है ताकि जो टाइम है उसमें आप क्वेश्चन सोल्व कर पाओ। इस क्वेश्चन का आंसर सभी का बनना चाहिए। वेरी गुड। लेकिन राइट आंसर मेरे पास है सिर्फ 2 और रॉन्ग आंसर है मेरे पास, लाइन से सभी ने गलत किया। तो ये बड़ी विचित्र बात है, आप चीजों को ध्यान से एनालाइज नहीं करते हो। चलिए क्वेश्चन एक बार देखिएगा। अच्छा, पेरलाइट की बात करता है तो क्या इसमें कार्बन, जो पहला ऑप्शन है कहता है कि 6.67% कार्बन होगा, क्या ऐसा हो सकता है भाई? ये तो इतना तो सीमेंटाइट में होता है। अगर 6.67 की आप बात करते हो तो ये तो मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ कार्बन है जो कि सीमेंटाइट में होता है, ठीक है। ये चीज पकड़ो, ऑप्शन क्या है? गलत है। सेकंड उठाओ, कहता है 13% Fe एंड 87% सीमेंटाइट। चलिए इस चीज को रोक लेते हैं अभी। सी कहता है 13% कार्बन, ऐसा तो हमने कहीं देखा ही नहीं है, ठीक है, इतना ज्यादा कार्बन, तो ये भी क्या है? गलत है। अब इसमें जो कॉम्बिनेशन बनाया है 13% Fe, एक इसने एलिमेंट ले लिया आयरन, एक कहता है सीमेंटाइट जो कि कंपाउंड है। ये कैसा अजीब सा कॉम्बिनेशन है? आयरन, या तो आयरन और कार्बन कहता ऑप्शन में, या तो आयरन और कार्बन की बात करें, ठीक है, या फेज की बात करें, कौन कौन सा? फेराइट और सीमेंटाइट। भाई या तो फेज की हम बात करेंगे एक साथ, या हम एलिमेंट्स की बात करेंगे, आयरन की या कार्बन की, आयरन का सीमेंटाइट या कार्बन का फेराइट। ये कैसा अजीब सा कॉम्बिनेशन है, ठीक है। तो ऑप्शन बी भी क्या है? गलत है। राइट आंसर आपका क्या होगा? 13% सीमेंटाइट एंड 87% फेराइट, ठीक है। दूसरा आप याद रख सकते हैं कि परलाइट कहीं यहां पर जाकर बना था और इधर जो ज्यादा होता है ये आपका फेराइट होता है। जैसे जैसे आगे हम बढ़ते हैं तो सीमेंटाइट आपका ज्यादा होता जाता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के लिए आपका डी पार्ट क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये होगा आपका क्वेश्चन नंबर 5। इंक्रीज ऑफ फेराइट फेज इन स्टील इंक्रीजेस, ठीक है। अगर स्टील में फेराइट फेज इंक्रीज करता है, अगर स्टील में फेराइट फेज इंक्रीज करता है तो उसकी क्या चीज इंक्रीज करती है? स्टील में अगर फेराइट फेज इंक्रीज करता है तो उसकी क्या चीज इंक्रीज करती है? स्ट्रेंथ, हार्डनेस, डक्टिलिटी या ब्रिटलनेस? स्टील में अगर फेराइट फेज इंक्रीज करता है तो क्या इंक्रीज करता है?
सर सिर्फ लाइव शो करता है, ऐप पे एंड लाइव के बाद रिकॉर्डेड फॉर्म में नहीं करता है। नहीं, ऐसा नहीं है हरेंद्र, ऐसा नहीं है। रिकॉर्डेड क्लास आपको हमेशा मिलेगी। ऐसा हो सकता है कि लाइव के अलावा कोई और फोल्डर हो, वो आपका मटेरियल साइंस का कोई फोल्डर होगा, उसमें क्लास चली जाती होगी, अदरवाइज लाइव क्लास हमेशा रिकॉर्ड होती है। वेरी गुड। अगर इस क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो डक्टिलिटी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। सी पार्ट आपका क्या होगा, बिल्कुल यहां पर सही रहने वाला है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये होगा आपका क्वेश्चन नंबर 6। द eutectoid of carbon in iron above lower critical temperature when cooled results in। यूटेक्टोइड पॉइंट की बात हो रही है जब लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर से नीचे हम आते हैं, ठीक है। A1 लाइन जो मैंने आपको बताई थी, उससे नीचे अगर हम आते हैं तो हमें क्या मिलता है, फेराइट एंड सीमेंट ऑस्टेनाइट मिलता है, फेराइट एंड सीमेंटाइट मिलता है, सीमेंटाइट एंड ऑस्टेनाइट मिलता है, या फेराइट सीमेंटाइट एंड ऑस्टेनाइट मिलता है। बोलो भाई। ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छा। ठीक है, तो आसान है ये तो। गामा ऑस्टेनाइट की बात हो रही है, जैसे ही लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर से नीचे आते हैं, ये किस में जाएगा, ये आपका जाता है फेराइट एंड सीमेंटाइट में। बी पार्ट यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट रहने वाला है। बहुत अच्छे, ऑप्शन बी क्या होगा यहां पर, बिल्कुल सही होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, आसान क्वेश्चन है भाई, सीधा क्वेश्चन है तो। यूटेक्टोइड रिएक्शन अकर्स एट, यूटेक्टोइड रिएक्शन जो होती है ये किस टेम्परेचर पर होती है, 600 डिग्री सेल्सियस, 723 डिग्री सेल्सियस, 1147 डिग्री सेल्सियस, या 1493 डिग्री सेल्सियस। यूटेक्टोइड रिएक्शन अकर्स एट, इजी क्वेश्चन है, वेरी गुड। ठीक है, तो क्या सही आंसर होगा, पहले ही बता चुका हूं, 723 डिग्री सेल्सियस। बी पार्ट इसका यहां पर बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एन आयरन कार्बन बाइनरी एलॉय हैज 0.5% कार्बन बाय वेट, व्हाट इज दिस एलॉय कॉल्ड। क्वेश्चन नंबर 8। अगर 0.5% कार्बन है तो इसको क्या कहा जाता है, अगर 0.5% कार्बन है तो इसको क्या कहा जाता है, यूटेक्टोइड एलॉय, यूटेक्टिक एलॉय, हाइपोयूटेक्टिड एलॉय, या हाइपर यूटेक्टोइड एलॉय। वेरी गुड विशाल, ठीक है, बहुत अच्छे। पंकज, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा जल्दी से। चलिए ध्यान से देखना बच्चे, अगर 0.5% कार्बन की हम बात करते हैं तो यहां पर दो चीजें होती हैं। ठीक है, यहां पर दो चीजें होती हैं।
एक आपका होता है हाइपो और एक होता है हाइपर। ठीक है, पॉइंट देखो एक बार, आपका आंसर गलत है, ये आंसर आपका गलत है। यूटेक्टिड एलॉय और यूटेक्टिक एलॉय, देखिए यूटेक्टिक तो आपका बिल्कुल गलत है। ठीक है, यूटेक्टिड एलॉय भी आपका क्या है, गलत है। आपको हाइपो या हाइपर आप बताना है, बिल्कुल करेक्ट आपको बताना है। 0.5% कार्बन की यहां पर बात हो रही है, आपको यहां पर बिल्कुल करेक्ट बताना है कि या तो ये हाइपो होगा या हाइपर होगा, दोनों में से एक चीज होने वाली है, दोनों में से एक चीज होने वाली है। अब आपको बताना है कि ये हाइपो होगा या हाइपर होगा। ठीक है, तो अगर 0.5% कार्बन की हम बात करते हैं तो यहां पर क्या होता है, हाइपो यूटेक्टिड एलॉय। तो सी पार्ट यहां पर क्या रहेगा, बिल्कुल करेक्ट होगा। डायग्राम तो याद है ना भाई, अगर डायग्राम याद नहीं होगा तो ऐसे क्वेश्चन आप गलत कर जाओगे। पॉइंट 8 से आगे हाइपर, 0.8 से कम हाइपो। 0.5 की बात हो रही है तो 0.5 क्या होगा, 0.8 से कम होगा, यानी कि हम कहीं यहां पर बात कर रहे हैं तो ये आपका क्या होगा, हाइपो यूटेक्टिड एलॉय। ठीक है, या हाइपो यूटेक्टिड स्टील। ये चीज आपको अच्छे से याद रखनी है कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। क्लियर है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और ये आपको हो जाता है क्वेश्चन नंबर 9। ये क्वेश्चन और भी ज्यादा अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 9, अगर इस क्वेश्चन का आंसर आपने कर दिया तो समझ लो कि आपके लगभग सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं। आज की क्लास का सबसे अच्छा क्वेश्चन मैं इसको बोल सकता हूं। विद रेफरेंस टू आयरन कार्बन इक्विलिब्रियम फेजेस डायग्राम, द क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ 0.3% प्लेन कार्बन स्टील एट 1100 डिग्री सेल्सियस इज। कार्बन की परसेंटेज कितनी है, अराउंड 0.3%। कार्बन की परसेंटेज कितनी है, 0.3%। और टेम्परेचर कितना है, 1100 डिग्री सेल्सियस। तो आपको बताना है कि यहां पर जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर होगा ये कौन सा रहने वाला है। यहां पर क्रिस्टल स्ट्रक्चर कौन सा रहने वाला है। परसेंटेज ऑफ कार्बन इज 0.3%, टेम्परेचर इज 1100 डिग्री सेल्सियस। आपको बताना है कि यहां पर क्रिस्टल स्ट्रक्चर कौन सा रहने वाला है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ऑप्शन एलिमिनेट करने हैं। भाई अगर मैं सीधी सीधी बात करूं तो बीसीटी और एचसीपी ये तो नहीं होंगे। ऑप्शन ए और बी तो आप देखते ही उड़ा सकते हैं। ठीक है, मैं इस चीज को देख लूंगा, अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है। क्लास अगर आप रिकॉर्डेड नहीं देख पा रहे हैं तो इस चीज को मैं देख लूंगा। बाकी होता क्या है, जब आप अपना ऐप खोलोगे ना, मैं एक बार दिखाता हूं किस तरह से होता है पूरा। देखिए, जैसे आप ऐप खोलोगे तो एक तो टुडे क्लास लिखा होगा, लेफ्ट कॉर्नर में क्या लिखा है, टुडे क्लास। ठीक है, और फिर आपका डेमो है, और डेमो के आगे क्या है, फिर आपका लाइव क्लास है। तो ये आपका लाइव क्लास में चला जाता है। आप सबसे लेफ्ट साइड में देखते होंगे, इधर की तरफ देखते होंगे तो आपको एक क्लास ऊपर की तरफ दिख रही होगी। ठीक है, और इससे तीसरे वाला एक लाइव फोल्डर है, जैसे ही आप इस पर करोगे तो ये सारी क्लासेस आपकी रिकॉर्डेड पड़ी हुई हैं। ठीक है, लाइन से क्लास आपकी सारी पड़ी हुई है यहाँ पर। तो एक बार चेक करिएगा, अदरवाइज फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं उस चीज को देख लूंगा।
हेलो सर, मैंने चेक किया कोई इस एक्सेल फोल्डर में रिपोर्टेड नहीं दिखा रहा है, तो प्लीज ठीक है, मैं इस चीज के लिए एक बार देख लूंगा। बाकी आप एक बार चेक करो, क्योंकि मैं अपने मोबाइल में देख रहा हूँ। तो आपका सबसे लेफ्ट में क्या है, टुडे क्लास, ठीक है, फिर डेमो और फिर लाइव। लाइव में आपकी एक क्लास चली जाती है। चलिए क्वेश्चन पर आ जाओ जल्दी से अब। ठीक है बच्चे, अगर राइट आंसर की हम बात करेंगे इस क्वेश्चन के लिए, तो आपका यहां पर डी पार्ट बिल्कुल सही रहने वाला है। ठीक है, एफसीसी क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। रीजन क्या है, एक बार मैं आपको डायग्राम दिखाता हूं। जब आप 1100 डिग्री सेल्सियस की बात करते हैं तो हमें मिलता है गामा ऑस्टेनाइट। जब आप इतने ज्यादा टेम्परेचर पर चले जाते हैं, ठीक है, तो आपको मिलेगा क्या, आपको मिलता है यहां पर, ये देखिएगा ध्यान से, क्वेश्चन में जो बात की गई है 0.3% कार्बन। तो 0.3% कार्बन 0.8 से कम होगा, यानी कि आप कहीं यहां पर हैं और टेम्परेचर बढ़ाते जाओ यहां तक 910 डिग्री सेल्सियस, और थोड़ा सा ऊपर आइए 1147, और यहां पर अगर हम कहीं बात करें तो आपका 1100 डिग्री सेल्सियस रहेगा, और यहां पर हमें मिलता है गामा ऑस्टेनाइट। और गामा ऑस्टेनाइट का जो स्ट्रक्चर होता है कौन सा होता है, एफसीसी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लिए जो करेक्ट आंसर होगा, ये डी पार्ट हमारा बिल्कुल सही रहने वाला है। अगर इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर की हम बात करेंगे तो ये आपका डी पार्ट बिल्कुल सही रहने वाला है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी। बोलो भाई, ये क्वेश्चन क्लियर हुआ? काफी अच्छा क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन ऐसे देखिए, आपने सब कुछ पढ़ लिया, सारी चीजें आपने देख ली हैं, ठीक है, पूरी मटेरियल साइंस आपने पढ़ ली, लेकिन आप अगर चीजों को रिलेट नहीं कर पाते हैं तो ऐसे क्वेश्चन का आंसर नहीं कर पाओगे। ठीक है, एग्जामिनर थोड़ा बहुत चेंज करेगा, एक नया क्वेश्चन बना देगा और आपको फंसा लेगा। तो इस क्वेश्चन के लिए डी पार्ट आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आयरन कार्बन इक्विलिब्रियम डायग्राम correlates the microstructure and properties of steel and cast iron, indicates the phase changes occurring during heating and cooling, is made by plotting carbon percentage along x-axis and temperature along y-axis। और ऑप्शन डी कहता है all of the above, यानी कि सारे ऑप्शन क्या हैं, करेक्ट हैं। ऑप्शन डी कहता है all ऑप्शन आर करेक्ट। ऑप्शन डी कहता है ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। ठीक है, वेरी गुड। चलिए अब एक एक करके सारे ऑप्शन देखिएगा। बच्चे, अगर आयरन कार्बन डायग्राम की हम बात करते हैं तो ऑप्शन ए कहता है कोरिलेट्स द माइक्रो स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ स्टील एंड कास्ट आयरन। बिल्कुल सही है भाई। हम यहां पर अलग अलग फेजेस की तो बात करते हैं, तो ऑप्शन ए क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। इंडिकेट्स द फेज चेंज अकरिंग ड्यूरिंग हीटिंग एंड कूलिंग। बिल्कुल सही है। जब हीटिंग हम करते हैं या कूलिंग हम करते हैं तो फेज में क्या क्या चेंजेस आते हैं, यहां पर हम वो सारी चीजें बिल्कुल देखते हैं। सी कहता है इज मेड बाय प्लॉटिंग कार्बन परसेंटेज अलोंग एक्स एक्सिस एंड टेम्परेचर अलोंग वाई एक्सिस। बिल्कुल सही है। जब आप इस डायग्राम को देखते हैं तो टेम्परेचर आप कहां पर लेते हैं, टेम्परेचर आप लेते हैं वाई एक्सिस पर, और परसेंटेज ऑफ कार्बन आप कहां पर लेते हैं, एक्स एक्सिस पर लेते हैं। तो ये भी क्या है, बिल्कुल सही है। यानी कि ए बी सी तीनों सही है। तो आपका राइट आंसर जो होगा यहां पर डी पार्ट बिल्कुल करेक्ट हो जाए। इस क्वेश्चन के लिए डी पार्ट आपका क्या हो जाता है, बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। इस क्वेश्चन के लिए आपका डी पार्ट बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये होगा आपका क्वेश्चन नंबर 11। During heat treatment of steel, the hardness of various structures in increasing order is। ठीक है, आपको हार्डनेस के अकॉर्डिंग, इंक्रीजिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग अलग अलग स्ट्रक्चर को क्या करना है, अरेंज करना है। किसका सबसे कम है, फिर किसकी ज्यादा है, फिर उससे ज्यादा है। तो ये अरेंजमेंट आपको करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हार्डनेस के अकॉर्डिंग। अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर करो।
चलिए देखिएगा बच्चे, अगर हम बात करें, मैंने आपको बताया है कि सबसे कम हार्डनेस जो होती है ये स्फेरोडाइट की होती है, जिसे हमने सॉफ्ट एंड डक्टाइल का। अगर हम सबसे कम हार्डनेस की बात करते हैं तो ये आपकी स्फेरोडाइट की होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, सॉफ्ट एंड डक्टाइल। सॉफ्ट एंड डक्टाइल जिसको हम कहते हैं। सबसे ज्यादा की अगर हम बात करते हैं तो मैं कल आपको बता चुका हूं, ये आपका मार्टनसाइट है। सबसे ज्यादा की अगर हम बात करते हैं तो ये आपका मार्टनसाइट होता है। और मार्टनसाइट क्या है, हार्डेस्ट स्ट्रक्चर है। मैं इसके लिए क्या बोल सकता हूं कि ये एक हार्डेस्ट स्ट्रक्चर है। मार्टनसाइट एक हार्डेस्ट स्ट्रक्चर है। मार्टनसाइट क्या है, एक हार्डेस्ट स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो मेरे पास जो इंफॉर्मेशन है मैं देखता हूं कि इसके अकॉर्डिंग मैं कितनी चीजें एलिमिनेट कर पाता हूं। ऑप्शन ए में कहता है कि सबसे ज्यादा जो हार्डनेस होती है स्फेरोडाइट की होती है, तो ये क्या है, गलत है। ऑप्शन सी में भी स्फेरोडाइट कहता है, ये भी क्या है, गलत है। ठीक है, ऑप्शन बी की अगर बात करोगे तो स्फेरोडाइट तीसरे नंबर पर दिया है, ये भी क्या है, गलत है। ठीक है, डी की अगर बात करोगे सबसे कम स्फेरोडाइट, फिर कोर्स परलाइट, फिर फाइन परलाइट, फिर मार्टनसाइट। और ये ऑर्डर आपको याद रखना है। क्या सबसे ज्यादा किसकी होती है, सबसे ज्यादा होती है मार्टनसाइट की। सबसे ज्यादा मार्टनसाइट, मार्टनसाइट के बाद फिर आपका फाइन परलाइट, मार्टनसाइट के बाद फाइन परलाइट, फिर आपका कोर्स परलाइट, और सबसे कम की अगर बात करोगे तो ये आपका कौन सा होता है, स्फेरोडाइट। ये ऑर्डर आपको याद रखना है क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट ऑर्डर। तो राइट आंसर आपका यहां पर कौन सा हो जाता है, डी पार्ट आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। ऑप्शन डी आपका यहां पर बिल्कुल सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। द आयरन कार्बन डायग्राम एंड द ट्रिपल टी कर्व्स आर डिटरमाइंड अंडर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैं आपको बहुत बार मैंने रिपीट किया है। जब मैं आपको थ्योरी बता रहा था तब मैंने बहुत बार इस चीज को बोला है। इस क्वेश्चन का आंसर सभी बच्चे का बिल्कुल करेक्ट आना चाहिए। और क्वेश्चन काफी अच्छे हैं, किसी न किसी एग्जाम में इससे पहले पूछे जा चुके हैं, तो आपके एग्जाम में आने के लिए क्या है, बिल्कुल सही क्वेश्चन है। हो सकता है कि इन्हीं में से ही कोई क्वेश्चन आपको सीधा आपके आने वाले एग्जाम में दिख जाए। चलिए देखिएगा ध्यान से बच्चे, अगर आयरन कार्बन डायग्राम की हम बात करते हैं तो मैं आपको बता चुका हूं, ये आपका इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए होता है। ठीक है, ये आपका इक्विलिब्रियम के लिए, और ट्रिपल टी आपका नॉन इक्विलिब्रियम के लिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लिए आपका ए पार्ट बिल्कुल करेक्ट होगा। राइट आंसर क्या हो जाता है, ए पार्ट बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। ट्रिपल टी का डायग्राम इंडिकेट्स टाइम एंड टेम्परेचर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ। ठीक है, ट्रिपल टी कर्व पर, जिसे हमने सी कर्व कहा, बेंस कर्व कहा, ठीक है, एस कर्व कहा। ट्रिपल टी कर्व के मैंने आपको बाकी नाम भी बताए थे कल, क्या क्या कहते हैं इसे, सी कर्व कहा जाता है, इसे हमने एस कर्व कहा, इसे हमने बेंस कर्व कहा, बेंस कर्व भी हमने इसी को कहा। ठीक है, साथ ही साथ आइसोथर्मल कर्व भी बोल देते हैं, इसी को आइसोथर्मल कर्व भी कहा जाता है। तो इसमें हम किसकी ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं, ये चीज मैंने आपको क्लियरली बताई थी कि ट्रिपल टी कर्व पर हम ऑस्टेनाइट की ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं। ट्रिपल टी कर्व पर हम किसकी ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं, तो ट्रिपल टी कर्व पर हम ऑस्टेनाइट की ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं। तो डी पार्ट क्या रहेगा इसका, बिल्कुल यहां पर करेक्ट रहने वाला है। ठीक है, और ये आपका हो जाता है क्वेश्चन नंबर 11, 12, और ये आपका हो जाता है क्वेश्चन नंबर 13। ये आपका हो जाता है क्वेश्चन नंबर 13। तो डी पार्ट इसका हो जाता है बिल्कुल करेक्ट। बोलो भाई, यहां तक कोई कंफ्यूजन है या सारे पॉइंट्स आपके क्लियर? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये होगा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। गिब्स फेज रूल डिफाइंस द रिलेशनशिप बिटवीन डिग्री ऑफ फ्रीडम एट
number of phases P and the number of components C. What is the equation? इक्वेशन क्या होती है? तो ये जो गिब्स फेज रूल हम पढ़ रहे हैं बेसिकली मटेरियल साइंस में हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। और मैं आपको बता चुका हूं कि दो हमें वेरिएबल बताता है, टेम्परेचर और प्रेशर हो सकता है या सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर हो सकता है। अगर मटेरियल साइंस की हम बात करते हैं तो वेरिएबल हम यहां पर एक ही लेकर चलते हैं, तो इस क्वेश्चन के लिए आपका राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। एक हमें यहां पर क्या बताता है, टेम्परेचर के वेरिएशन के बारे में बताता है, ठीक है। बेसिकली किसके लिए हम बात कर रहे हैं, मेटलर्जी की हम बात कर रहे हैं। बताया था ना पिछली क्लास में, गिब्स फेज रूल आपका P प्लस F इज इक्वल टू C प्लस टू, थर्मोडाइनमिकली लिखा भी है, थर्मोडाइनमिकली। और अगर मेटलर्जी एंड मटेरियल्स की हम बात करते हैं तो ये आपका P प्लस F इज इक्वल टू C प्लस 1। अच्छा, अगर इस क्वेश्चन की आप बात करोगे ना तो इसमें क्लियरली लिखा नहीं है, एग्जामिनर लिख कर देगा, ठीक है। इस क्वेश्चन में आप देखोगे ना, इस क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो क्लियरली लिखा हुआ नहीं है, अदरवाइज एग्जामिनर लिख कर देगा, ठीक है। मैंने तो बोल दिया मेटलर्जी, तब आप आंसर कर सकते हो। और अगर कुछ नहीं कहता है, ठीक है, अगर कुछ भी नहीं कहता है तो तब भी आप आंसर क्या लोगे, टी लोगे, ठीक है। अगर मेटलर्जी लिखता है, अगर मेटलर्जी लिखता है जैसे कि मैंने लिख दिया तो आप आंसर टिक करोगे बी। अगर थर्मोडायनेमिकली कहता है, थर्मोडायनेमिकली किसी सब्सटेंस की बात करता है तो आप आंसर लिखोगे डी। और अगर कुछ भी नहीं लिखता है, अगर कुछ भी नहीं दिया गया है तब भी आप आंसर क्या लोगे, डी लो। तब भी आप आंसर क्या लोगे, डी लोगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, ट्रिपल टी कर्व्स आर। तो ये मैं आपको भी बता चुका हूं, अगर आप ऑप्शन भी देखोगे तब भी इस क्वेश्चन का आंसर कर पाओगे। आइसोपोरिक, आइसेंट्रोपिक, एडियाबैटिक, ये सारी चीज आप थर्मोडायनेमिक्स में बिल्कुल पढ़ चुके होंगे, ठीक है। राइट आंसर क्या होगा, आइसोथर्मल। ए पार्ट यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, वेरी गुड। चलिए बहुत अच्छे, ए पार्ट क्या होगा यहां पर इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ए कंपाउंड ऑफ आयरन एंड कार्बन कॉल्ड आयरन कार्बाइड इज ऑल्सो नोन एज, ठीक है। एक कंपाउंड की बात हो रही है जो आयरन और कार्बन से मिलकर बना होता है, इसको क्या कहा जाता है। एक कंपाउंड की यहां पर बात हो रही है जो कि आपका आयरन और कार्बन से मिलकर बना होता है, तो इस कंपाउंड को हम क्या कहते हैं, ठीक है। तो कंपाउंड की बेसिकली यहां पर बात हो रही है जिसे आयरन कार्बाइड भी कहा जाता है, ठीक है। एक कंपाउंड ऑफ आयरन एंड कार्बन, ठीक है। एक कंपाउंड है हमारे पास, और कंपाउंड हमने किसको कहा था, कंपाउंड हमने कहा है सीमेंटाइट को। एक कंपाउंड है जो किससे मिलकर बना है, आयरन एंड कार्बन से मिलकर बना है, जिसको और क्या कहते हैं, जिसको आयरन कार्बाइड भी कहा जाता है, ठीक है। ये आपका क्या होता है, इसे हम कहते हैं सीमेंटाइट, इसे हम कहते हैं सीमेंटाइट, ठीक है। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाए, इसे हम कहते हैं सीमेंटाइट। डी पार्ट यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा बच्चे, अगर इस क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो इस क्वेश्चन के लिए जो राइट आंसर होंगे वो आपका सी और डी दोनों ही रहने वाला है, ठीक है। लेकिन ये क्वेश्चन जो लिया गया है ये आर के जैन का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका आर के जैन का है, ठीक है। आर के जैन में बहुत सारी गलतियां हैं, बहुत सारी मिस्टेक्स हैं, लेकिन जिस इंसान ने ये क्वेश्चन बनाया होगा सीधा आर के जैन बुक उठाई, क्वेश्चन उठाकर रख दिया, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग जो आंसर माना गया है सिर्फ और सिर्फ डी पार्ट यहां पर बिल्कुल करेक्ट माना गया है। बाकी मैं आपको बता भी चुका हूं
कि परलाइट को अगर माइक्रोस्कोप से हम देखते हैं तो ये लैमिनार इन स्ट्रक्चर होता है, ऑल्टरनेट लेयर्स ऑफ फेराइट एंड सीमेंटाइट होती हैं, ठीक है, और ये कैसा दिखता है, फिंगरप्रिंट्स की तरह दिखता है। बाकी यहाँ पर डार्क भी लिखा है, ये भी गलत नहीं है, ठीक है, लेकिन जो सही आंसर माना गया है ये आपका टी माना गया है, फिंगरप्रिंट्स। टी पार्ट क्या है इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट। बाकी आर के जैन बुक कोई बच्चा अगर रेफर करता है तो आर के जैन से पढ़ना बंद कर दें, ठीक है, क्योंकि आर के जैन में गलतियां बहुत ज्यादा थी और मोस्टली जो एग्जामिनर हैं अब इस बुक को प्रीफर नहीं करते हैं, ठीक है, इसमें गलतियां बहुत सारी हैं और डेटा भी कुछ इस टाइप का है कि आप उसे वेरीफाई नहीं कर सकते हैं, जस्टिफाई नहीं कर पाओगे कि इस क्वेश्चन का अगर आंसर किसी ने डी दिया है तो डी ही क्यों है, बी है तो बी ही क्यों है, तो ये थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, इज द इसेंशियल ग्रेडियंट ऑफ एनी हार्डेंड स्टील, ठीक है, जो हार्डेंड स्टील होती है उसमें क्या जरूरी है, इज द इसेंशियल ग्रेडियंट ऑफ एनी हार्डेंड स्टील, कार्बन, परलाइट, ऑस्टेनाइट या मार्टनसाइट। ठीक है, तो राइट आंसर की हम बात करेंगे, जैसे कि आप जानते भी हैं कि मार्टनसाइट जो होगा, मार्टनसाइट की जो फॉर्मेशन होती है सबसे ज्यादा हार्ड होता है, ठीक है, हार्ड एंड ब्रिटल हमने किसको कहा है, मार्टनसाइट को, तो ऑप्शन डी क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। चलिए, स्ट्रक्चर हैज मैक्सिमम हार्डनेस, ठीक है, ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर होता है जिसकी सबसे ज्यादा हार्डनेस होती है, ट्रूस्टाइल, परलाइट, सोरबाइट या सी मार्टनसाइट। तो अभी मैंने सिर्फ आपको मार्टनसाइट ही बताया है यहाँ पर, ठीक है, मार्टनसाइट और परलाइट की हम बात कर चुके हैं, ये दोनों भी देख लेंगे जहां पर भी आएंगे। तो अभी के अकॉर्डिंग जो आंसर है वो क्या है, मार्टनसाइट बिल्कुल सही होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा हार्डेस्ट और ब्रिटल की अगर हम बात करें तो ये आपका मार्टनसाइट ही रहने वाला है, ठीक है, ऑप्शन सी क्या होगा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतने ही रखेंगे और यहां तक अगर किसी क्वेश्चन में किसी बच्चे का कोई डाउट है तो आप बिल्कुल मुझसे पूछ सकते हैं, बाकी आज के लिए इतना ही रखेंगे। चलिए देखो, जल्दी से मुझे बताइएगा, यहां तक किसी पॉइंट में अगर आपका कोई भी कंफ्यूजन है तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे ये होगा आपका हीट ट्रीटमेंट, ठीक है, अगली क्लास से हम स्टार्ट क्या करेंगे, हीट ट्रीटमेंट। तो अगर आप कहीं से थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ना चाहते हैं तो पहले पढ़ सकते हैं ताकि और भी आसानी रहे, लेकिन क्लास में मैं आपको सारा कुछ कराऊंगा, ठीक है, आपको बाहर से पढ़ने की कोई जरूरत नहीं होगी, साथ ही साथ क्वेश्चन भी देखेंगे अच्छे। तो अगली क्लास में हम स्टार्ट करेंगे हीट ट्रीटमेंट। और मैं कह सकता हूं कि रेलवे के जितने भी एग्जाम अगर आप देने वाले हैं, ठीक है, रेलवे के अगर आप एग्जाम देने वाले हैं या आप अगर एसएससी जेई देने वाले हैं, ठीक है, आरआरबी जेई रेलवे का ही है, तो इन सभी एग्जाम्स के लिए हीट ट्रीटमेंट आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक। आयरन कार्बन से भी क्वेश्चन आते हैं लेकिन हीट ट्रीटमेंट से और भी ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। चलिए बच्चे, तो फिर आज के लिए इतने ही रखते हैं। क्लियर है सर? पंकज, वेरी गुड, ठीक है, बहुत अच्छे। तो यहां तक के सारी जो थ्योरी है आपकी, सारे क्वेश्चन एक बार रिवाइज कर लेना, अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। फिर आज के लिए इतने ही रखेंगे, मिलते हैं कल सेम टाइम, ठीक है बच्चे।